अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे के सारे खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने घर पे नेट की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग इंशाल्लाह टॉप 10 मशहूर तरीन एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो कि नेट के पेपर में आपसे पूछे गए थे। ठीक है, सो नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 1, द पावर ऑफ द लेंस इज 100 डायोप्टर, व्हाट इज द फोकल लेंथ। अब ये वाला जो सवाल है ये अक्सर और पेशर आपको बोर्ड्स में भी दिखेगा। ऐसे सवालात आपको जो है वो बोर्ड्स में भी दिखेंगे और ऐसे सवालात जो है वो आपको एनईटी के टेस्ट के ऊपर भी दिखाई दे रहे होंगे। अब कभी भी आपसे पावर आ जाए या फोकल लेंथ आ जाए और आपने जो है इनकी वैल्यूज मालूम करनी हो, तो उसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि हमारे पास जो रेसिप्रोकल है पावर का, वो हमारे पास फोकल लेंथ है। यानी कि हमारे पास जो फोकल लेंथ है दैट इज एफ, वो हमारे पास रेसिप्रोकल होती है पावर का, दैट इज एफ इक्वल्स टू 1/p। अभी जो हमारे पास पावर है वो 100 डायोप्टर है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया दैट इज 100। अब 100 का मतलब होता है 10 की पावर 2, तो ये हो गया आपके पास 1/10 की पावर 2। अभी 10 की पावर 2 नीचे है, जब ये ऊपर जाएगी तो बन जाएगी 10 की पावर -2। तो ये हो गया आपके पास 10 की पावर -2, ये आपके पास फोकल लेंथ है। लेकिन हमेशा वाली बात याद रखिएगा कि जब भी आपके पास जो पावर है, जब वो डायोप्टर में चलेगी तो फोकल लेंथ का जो आप आंसर निकालोगे ना, वो आपके पास हमेशा मीटर के अंदर आएगा। तो ये 10 की पावर -2 ये मीटर है आपके पास। ठीक है, तो यानी कि फोकल लेंथ आपके पास जो निकल के आ रही है वो कितनी निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है 10 की पावर -2 मीटर। अभी आप ये मीटर को सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट करोगे। मीटर को सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट करने का सबसे आसान तरीका ये क्या है, ये जो आपके पास मीटर है इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो ये आपके पास जो मीटर का आंसर है सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो 10 की पावर 2 माइनस का 10 की पावर -2 मीटर जो है ये आपके पास जब 10 की पावर+2 से मल्टीप्लाई होगा तो बेसिस सेम होंगी, पावर एड्स हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा आपके पास 10 की पावर-2 और 10 की पावर+2। ठीक है, जब ये दोनों आपस में ऐड होंगे तो बन जाएगा 10 की पावर-2 प्लस 10 की पावर 2, सॉरी +2। तो ये -2 और ये +2 ये आपके पास जो है वो कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास बचेगा डेट इज एफ इक्वल्स टू 10 की पावर 0। ठीक है, अब 10 की पावर 0 या किसी भी कोई भी आपके पास बेस है, उस बेस की पावर अगर आपके पास 0 आ जाए तो बेसिकली वो 1 के इक्वेट हो जाते हैं। दैट इज इसका जो आंसर आएगा वो आपके पास आएगा 1 सेंटीमीटर। तो आपके पास जो फोकल लेंथ होगी 100 डायोप्टर की वो कितनी होगी, वो आपके पास होगी 1 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, an EMF of 10 volts is observed in one coil when current is changing at a rate of 5 ampere per second in the other coil. What is the mutual inductance of the coil? अभी जो सवाल है ये आपका फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से लिया गया। फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खूबसूरती ही यही है कि वो सवाल आपको ऐसा बना कर दे देते हैं कि आप बासानी जज कर पाते हैं कि इसके अंदर आपके पास पर्टिकुलरली कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। तो फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ही पार्ट है, उसके बिल्कुल एंड का जो पार्ट है हमारे पास फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसकी जो आपके पास न्यूमेरिकल्स होते हैं वो बहुत आसान आते हैं और वो न्यूमेरिकल्स ऐसे आते हैं कि आप जब स्टेटमेंट पढ़ोगे तो आप ये खुद भी जज कर सकते हो कि इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला जो है वो हमने अप्लाई करना है। और यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करना ही करना है। म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वो हमारे पास होता है डेट इज ई इक्वल्स टू एम डी आई पी ओवर डी टी। ये हमारे पास जो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास एक नेगेटिव साइन पे आता है कि मैं उसको जो हूँ वो निग्लेक्ट कर रहा हूँ। ओके, अगर आप नेगेटिव साइन यहाँ पे पुट करोगे और जो आप वैल्यूज पुट करोगे तो नेगेटिव नेगेटिव जो है वो दूसरे को पॉजिटिव हमेशा कर लेंगे, तो इसका आंसर आपके पास पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, अभी जो आपके पास डीआईपी है ये बेसिकली आपके पास करंट चेंज हो रहा है प्राइमरी कॉइल का। ठीक है, अब आपने म्यूचुअल इंडक्टेंस मालूम करनी है डेट इज एम। अब क्या करो, अब आप जो है इन सबको सेपरेट कर लो, तो जो डी टी है ये ऊपर चले जाएगा और बेसिकली आपके पास ई से मल्टीप्लाई होगा तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा डेट इज ई मल्टीप्लाई बाई डी टी ओवर डी आई पी। ठीक है, अभी जो आपके पास ई है इसकी वैल्यू उन्होंने आपको गिवन की हुई है दैट इज 10 वोल्ट, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 10 dt जो कि आपके पास जो है वो चेंज इन टाइम है। अब चेंज इन टाइम जो है उन्होंने आपको दिया हुआ है और वो भी आपको छुपा के दिया हुआ है। वो क्या दिया हुआ है उन्होंने आपको, वो ये रहा चेंज इन टाइम की वैल्यू उन्होंने आपको ये दी हुई दैट इज 1 सेकेंड। तो आपके पास dt की जगह पे आ जाएगा 1। ओके, और अब जो आपके पास करंट है, ठीक है, उसकी भी वैल्यू उन्होंने आपको गिवन की हुई है दैट इज 5 एम्पियर, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 5। तो 5 1 5 होता है और 5 2 10 होता है, तो आपके पास जो म्यूचुअल इंडक्टेंस निकल के आ रही है वो कितनी निकल के आ रही है, वो आपके पास निकल के आ रही है दैट इज 2 हेनरी, विच इज ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। Now question number 3. Resistance of a conductor depends upon
विच ऑफ द फॉलोइंग, आपके पास जो रेजिस्टेंस होती है ना वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर, फिजिकल डायमेंशन, नेचर ऑफ मटेरियल, ऑल ऑफ दिस। आपके पास जो रेजिस्टेंस है ना वो ऑल ऑफ दिस के ऊपर डिपेंड करती है। देखो आपके पास जो रेजिस्टेंस है उसका जो फॉर्मूला है वो आपके पास होता है आर इक्वल्स टू रो एल ओवर ए, ठीक है। यानी कि जो आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करती है। आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करती है। आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो एरिया के ऊपर भी डिपेंड करती है। यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो फिजिकल डायमेंशन के ऊपर भी डिपेंड कर रही है। फिजिकल डायमेंशन से क्या मुराद है, फिजिकल डायमेंशन से मुराद है कि आपके पास जो कंडक्टर है, कंडक्टर की लेंथ, कंडक्टर का एरिया, ये उसकी जो है वो फिजिकल डायमेंशन है, ठीक है। नेचर ऑफ द मटेरियल से मुराद है कि मटेरियल आपके पास कौन सा है, आपके पास सिल्वर है मटेरियल, या आपके पास जो मटेरियल है वो कॉपर है, वो कौन सा मटेरियल, ठीक है। इसके ऊपर आपके पास रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। अच्छा, रेजिस्टेंस आपके पास ना टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है। और जो रेजिस्टेंस आपके ऊपर टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, तो दो तरीके से रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। एक करती है आपके पास मेटल्स के केस के अंदर, और एक करती है आपके पास नॉन मेटल्स के केस के अंदर, जो कि आपके पास सेमी कंडक्टर्स है, सॉरी आई एम सो सॉरी। आपके पास एक जो रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, एक डिपेंड करती है आपके पास मेटल्स के केस के अंदर, और एक डिपेंड करती है आपके पास सेमी कंडक्टर्स के केस के अंदर, ठीक है। अब आपके पास मेटल्स के केस के अंदर जो रेजिस्टेंस है और टेम्परेचर है, इनका जो रिलेशन है वो आपके पास चलता है डायरेक्ट, यानी कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है टेम्परेचर के। और इधर जो आपके पास अल्फा होता है उसकी वैल्यू आपके पास होती है पॉजिटिव। और सेमी कंडक्टर्स के अंदर आपके पास जो रेजिस्टेंस है उसका रिलेशन टेम्परेचर के साथ चलता है इनवर्स। और अल्फा की वैल्यू सेमी कंडक्टर के केस के अंदर आपके पास होती है नेगेटिव, जो कि सेमीकंडक्टर्स के अंदर आपके पास जर्मेनियम और सिलिकॉन आते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इस इन चीजों के ऊपर जो है डिपेंड करती है। अच्छा, ओम्स लॉ के ऊपर जो आपके पास रेजिस्टेंस है वो डिपेंड नहीं करते, क्योंकि ओम्स लॉ की जो स्टेटमेंट ही यही है कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। लेकिन शर्त ये है कि आपके पास जो कंडक्टर है उसकी फिजिकल स्टेट चेंज ना हो, और जो आपके पास कंडक्टर है वो उसकी जो कंडक्टेंस है वो भी कांस्टेंट है, और जो उसकी रेजिस्टेंस है वो भी कांस्टेंट है हमारे पास ओम्स लॉ के केस के अंदर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, F इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ जी। ठीक है, अब आप क्या करो, आपके पास ये फॉर्मूला है, या आपके पास न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है, जो कि होता है F इक्वल्स टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से क्या करो, आप यहाँ से जी की वैल्यू अलग कर लो, तो ये हो जाएगा आपके पास जी इक्वल्स टू एफ मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, ठीक है। अच्छा, ये वाली बात मैं बता दूं कि आप ना जो फोर्स है, आप फोर्स की जो डायमेंशन है उसको अच्छी तरीके से याद कर लो, क्योंकि फोर्स की डायमेंशन जो है वो हर हाल में, और यूजुअली फोर्स की डायमेंशन बहुत ज़्यादा जो है वो हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं डायमेंशंस में। तो फोर्स की डायमेंशन क्या है, फोर्स की डायमेंशन आपके पास होती है दैट इज MLT-2। ये आपके पास जो है फोर्स की डायमेंशन है। अगर कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जो कि फोर्स की डायमेंशन नहीं निकाल पा रहा, तो देखो फोर्स का आपके पास यूनिट क्या होता है, फोर्स का आपके पास जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन। अभी न्यूटन कैसे बनता है, ये जो न्यूटन है ये आपके पास बनता है दैट इज केजी मल्टीप्लाई बाय मीटर ओवर सेकंड स्क्वायर से, या आपके पास जो है यहाँ से न्यूटन बनता है। अब केजी के लिए आपके पास जो है वो कैपिटल एम यूज होता है, जो मीटर है उसके लिए आपके पास एल यूज होता है, सेकंड स्क्वायर जो कि टाइम के लिए यूज होता है उसके लिए आपके पास टी यूज होता है। तो ये आपके पास बन गया ML अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो टी स्क्वायर ये ऊपर चले जाएगा बन जाएगा माइनस का, तो ये हो गया आपके पास MLT-2। तो फोर्स की डायमेंशन आपके पास MLT-2 होती है, इस तरीके से हमने निकाली हुई है, ठीक है। तो फोर्स की डायमेंशन जो है वो आप याद कर लो, इससे क्या होगा, इससे आपका टाइम बचेगा। ओके, तो देखो फोर्स की जो आपके पास डायमेंशन है वो यहाँ पे पुट कर लो, ये हो जाएगा आपके पास दैट इज MLT-2, और ये आर स्क्वायर, आर आपके पास जो है रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है या डिस्टेंस को आपके पास जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। आर क्या है, आर आपके पास डिस्टेंस को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। और डिस्टेंस का आपके पास यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस का आपके पास जो यूनिट है वो होता है मीटर। तो यहाँ पे आपके पास आ गया दैट इज मीटर स्क्वायर, और मीटर के लिए हम लोग एल का यूज करते हैं, तो ये हो गया आपके पास दैट इज एल स्क्वायर अपॉन एम। एम जो है बेसिकली मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मास का जो यूनिट होता है वो आपके पास केजी होता है, और केजी के लिए हम लोग जो है वो कैपिटल एम का जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये रहा एम और मल्टीप्लाई बाय एम, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास, जब ये एल और ये एल आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ऊपर बन जाएगा आपके पास ML3, और ये टी की पावर -2 है इधर, तो ये हो गया आपके पास ML3 टी की पावर -2। और ये एम और ये एम जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो नीचे आके बन जाएगा एम स्क्वायर, ठीक है। अब m की पावर 2 से आपके पास m की पावर जो 1 है वो कैंसिल हो जाएगी, और ये आपके पास कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा, दैट इज L3 t की पावर -2, यहाँ पे t की पावर -2 है अपॉन m। अब ये जो m है इसको ऊपर भेज दो, तो ये बन जाएगा m की पावर -1। तो आपके पास ये हो जाएगा m की पावर -1
एल की पावर क्यूब और टी की पावर -2। तो आपके पास जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी डायमेंशन क्या है? उसकी डायमेंशन है आपके पास दैट इज एम की पावर -1, एल क्यूब और फिर टी की पावर -2, जो कि आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपके पास राइट आंसर है। Now question number 5. The angular speed of R end of mechanical watch is radian per hour. अब देखो ये हमसे पूछ रहे हैं एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड का आपके पास जो है फॉर्मूला क्या होता है? उसका आपके पास जो फॉर्मूला है वो होता है दैट इज ओमेगा इक्वल्स टू थीटा बाय टी। ठीक है। अब चाहे आपका जो एग्जामिनर है, चाहे आपका एग्जामिनर आर एंड का सवाल पूछे, चाहे आपका जो एग्जामिनर है वो मिनट्स एंड का सवाल पूछे, चाहे आपका जो एग्जामिनर है वो सेकंड एंड का जो है वो सवाल पूछे, सबके लिए आपके पास जो थीटा होता है, थीटा की वैल्यू सबके लिए होगी आपके पास 2 पाई रेडियन। ठीक है। थीटा की वैल्यू सबके लिए आपके पास 2 पाई रेडियन ही चल रही होगी। अच्छा यहाँ पे जो टाइम है ना, टाइम की वैल्यू जो है वो सबके लिए अलग अलग चल रही होगी। जैसे अगर मैं बात करूँ आपके पास आर एंड की, आर एंड ये बेसिकली होता क्या है, जो आपके पास घड़ी होती है, अगर आपके पास वॉल क्लॉक है तो आपके पास घड़ी की जो छोटी सुई होती है वो घंटा बताती है, फिर जो बड़ी सुई होती है वो आपके पास मिनट बताती है, और देन जो सबसे बड़ी होती है जो बहुत तेज से चलती है वो सेकंड बताती है। इस तरीके से आपके पास जो है वो सिनेरियो चल रहा होता है। आपके पास जो आर एंड होता है ना, यानी कि घड़ी की वो सुई जो घंटा बताती है, आपके पास जो आर एंड होता है वो कितने टाइम बाद या कितने घंटे बाद जो है वो अपना एक साइकिल कंप्लीट करती है। तो आर एंड जो है वो आपके पास 12 घंटे बाद जो है वो अपना एक साइकिल कंप्लीट कर रही होती है, आपके पास जो आर एंड। ओके। एंड सिमिलरली आपके पास जो एक मिनट एंड होती है, आपके पास ये जो मिनट एंड है ये कितने घंटे बाद जो है वो अपना एक साइकिल जो है वो कंप्लीट करती है, कितने टाइम बाद जो है वो अपना एक साइकिल कंप्लीट करती है। आपके पास जो मिनट एंड है ये आपके पास 1 घंटे बाद जो है अपना एक साइकिल कंप्लीट कर रही होती है, यानी कि ये 60 मिनट बाद जो है वो अपना एक साइकिल कंप्लीट करती है। ठीक है। एंड सिमिलरली आपके पास एक सेकंड एंड भी होता है। अभी आप लोगों ने मुझे बताना है कि जो सेकंड एंड है वो कितने टाइम बाद जो है वो अपना एक साइकिल कंप्लीट कर रही होगी। तो आपके पास ये आगे दैट इज ओमेगा इक्वल्स टू थीटा बाय टी। अब आपके पास घड़ी की वो सुई जो घंटा बताती है वो 12 घंटे बाद जो है अपना एक साइकिल कंप्लीट करती है, तो टी की जगह पे सिमिलरली आपके पास 12 आ जाएगा, और थीटा की जगह पे आपके पास 2 पाई आएगा। तो ये हो गया आपके पास 2 पाई ओवर 12। तो 2 1 2 होता है, 2 5 10 और 2 6 12। तो यानी कि आपके पास पाई/6 रेडियन पर आवर, ये आपके पास जो है वो घंटे वाली सुई की एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। If planet whose mass is twice as that of Earth and radius is thrice as that of Earth, a 1 kg mass on its surface will weight। अब आपके पास सिनेरियो ये है, ये सवाल जो है ग्रेविटेशन से लिया गया। अब ग्रेविटेशन के अंदर आप एक चीज पढ़ते हो वो हम डायरेक्ट यहाँ पे कर लेंगे, दैट इज जी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू जी एम ई ओवर आर स्क्वायर। आप यही पढ़ते हो। ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है वो, यहाँ पे कह रहा है कि भाई हमारे पास कोई प्लेनेट है, लेट सपोज कि वो प्लेनेट हमारे पास एक्स है। ठीक है। कुछ भी प्लेनेट है, जो हमारे पास प्लेनेट है उसका जो मास है वो अर्थ के मास के ट्वाइस टाइम्स है, यानी कि अर्थ का मास अगर एम ई है, इस एम ई को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो आपके पास जो है वो एक्स प्लेनेट का मास आ जाएगा। एंड सिमिलरली उसका जो रेडियस है वो अर्थ के रेडियस के 3 टाइम्स है, यानी कि अगर आपके पास जो अर्थ का रेडियस है अगर वो आरी है, इस आरी को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो आपके पास जो है वो उस फलाने प्लेनेट का रेडियस आ जाएगा। ठीक है। तो बस यहाँ पे हम वो वैल्यूज पुट करेंगे। तो ये हो गया आपके पास दैट इज जी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू जी, आपके पास एम ई की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा 2 एम ई, और आपके पास जो आर ई है उसकी जगह पे आपके पास आ जाएगा 3 आर ई का स्क्वायर। अब ये जो आपके पास स्क्वायर है ये 3 के ऊपर भी अप्लाई होगा, ये जो आपके पास स्क्वायर है ये आर ई के ऊपर भी अप्लाई होगा, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा दैट इज जी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू जी एम ई ओ अपॉन आर ई स्क्वायर, और ये 2 ऊपर से सेपरेट होगा तो न्यूमरेटर में 2 होगा, और जब स्क्वायर 3 के ऊपर अप्लाई होगा तो वो 9 बन जाएगा, तो नीचे आपके पास आ जाएगा 9। तो ये आपके पास ये जो आपके पास जी कॉम्प्लीमेंट टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर है, इसकी जगह पे आपके पास आ जाएगा सिंपल जी और मल्टीप्लाई बाय 2/9। ठीक है। अब ये जो जी है इसकी वैल्यू आपके पास 9.8 होती है, लेकिन हम इसको राउंड ऑफ कर लें तो इसकी वैल्यू आपके पास जो है वो हो जाती है 10। तो ये 10 मल्टीप्लाई बाय 2/9। अब 10 टू से आपके पास होता है 20। अब 20 को आपने डिवाइड करना है 9 से। ठीक है। अब देखो 20 आपके पास अंदर गया, 9 आपके पास बाहर आ गया। 9 1 9, 9 2 18, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 9 2 18। 20 - 18 जो है वो आपके पास बराबर होता है 2 के। ठीक है। पॉइंट लगेगा, जीरो बढ़ेगा, दोबारा 9 1 9, 9 2 18, दोबारा यहाँ पे जो है वो 18 आएगा। तो यानी कि उस
प्लैनेट की आपके पास जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो कितनी है, वो है आपके पास 2.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि मुझे बताइए कि अगर उस प्लैनेट के ऊपर कोई एक 1 kg का मास रखा गया है तो वो जो मास है वो अपना कितना वेट वहां पे महसूस करेगा। तो ये हो गया आपके पास W इक्वल्स टू mg, ये सब फॉर्मूला होता है। अब जो मास है जो हमारे पास है वो कितना है, वो है आपके पास 1 kg। तो यहाँ पे आपके पास आ गया 1 kg। और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि हमने अभी फाइंड की है वो कितनी है, वो है 2.2। तो 1 × 2.2 आपके पास आएगा 2.2 न्यूटन। यानी कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो अपना कितना वेट जो है वो महसूस करेगा, वो उतना करेगा, 2.2 न्यूटन जो है वेट महसूस करेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज डिफाइंड एज। देखो आपके पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपके पास वो मिनिमम अमाउंट की फ्रीक्वेंसी होती है जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर कराने के लिए चाहिए। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपके पास वो मिनिमम अमाउंट की फ्रीक्वेंसी होती है जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर कराने के लिए चाहिए, उन्हें हम लोग कह रहे होते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर आपके पास कोई एक गिवन फ्रीक्वेंसी है, लेट सपोज कि आपके पास कोई एक रेडिएशन है, उसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, अगर वो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। अगर वो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने मेटल सरफेस से जो फोटो करंट है उसको वो प्रोड्यूस करेंगे। तो आपके पास जो ऑप्शन है वो राइट आंसर है कि आपके पास अगर फ्रीक्वेंसी अबव विच इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम द सरफेस, वो आपके पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, डीसी करंट कन्वर्टेड इनटू एसी करंट बाय। अब आपके पास जो है वो दो तरह की कन्वर्शन है, एक होती है आपके पास एसी से डीसी और एक होती है आपके पास डीसी से एसी। अगर आपने ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो आप क्या इस्तेमाल करते हो, आप बेसिकली रेक्टिफायर इस्तेमाल करते हो। लेकिन अगर आपने डायरेक्ट करंट को ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर कन्वर्ट करना है, फिर आप क्या इस्तेमाल करोगे, फिर आप जो इस्तेमाल करोगे यहाँ पे इस्तेमाल करोगे इन्वर्टर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ नंबर 9, अब देखो हमारे पास इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिकेज द एलिमेंट डजंट चेंज। आपके पास जो गैमा डिके होता है ना, गैमा डिके आपके पास एक ऐसा डिके होगा जिसके अंदर आपके पास उस मटेरियल का ना तो एटॉमिक मास नंबर चेंज होगा, ना तो एटॉमिक चार्ज नंबर चेंज होगा। ठीक है। तो ऐसे डिके को बेसिकली हम लोग कह रहे होंगे गैमा डिके। ठीक है। या अल्फा डिके क्या होता है, देखो अल्फा डिके में हमारे पास जो कोई भी मटेरियल है उसका जो एटॉमिक चार्ज नंबर है डेट इज जेड, वो 2 टाइम डिक्रीज होता है, और उसका जो एटॉमिक मास नंबर है, ठीक है, वो 4 टाइम जो है वो डिक्रीज होता है अल्फा डिके के अंदर। बीटा नेगेटिव में क्या होगा, बीटा नेगेटिव में बेसिकली आपके पास जो है उस एलिमेंट का जो एटॉमिक मास नंबर है ना वो बेसिकली होगा सेम, लेकिन जो आपके पास एटॉमिक चार्ज नंबर है, ठीक है, वो बेसिकली यहां पे हो जाएगा इंक्रीज बाय 1। और आपके पास है बीटा पॉजिटिव डिके। बीटा पॉजिटिव डिके में आपके पास जो एटॉमिक मास नंबर होता है ना ऑब्जेक्ट का, या सॉरी मटेरियल का, ठीक है, वो होता है सेम, लेकिन लेकिन जो उसका जो एटॉमिक चार्ज नंबर है ना वो बेसिकली हो जाता है डिक्रीज। अब कितना डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज बाय 1 हो जाएगा। और कितना इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज बाय 1 हो जाएगा। ठीक है।